स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ थ्योरम 10.1.1। ठीक है, एग्जांपल हमसे क्या डिमांड कर रही है, ठीक है, इसमें गिवन क्या है, इसमें प्रूव क्या करना है और कैसे करना है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम समझने से पहले हमें एक दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक लफ्ज़ है कॉमन बेस। क्या मतलब है उसका? अभी देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है एक डबल स्टोरी मकान या एक डबल स्टोरी कमरा हम बनाना चाहते हैं, रूम बनाना चाहते हैं। अब देखो, ये वाला इसका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और ये जो ऊपर है हम इसका फर्स्ट फ्लोर बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों के दरमियान में क्या चीज़ है, कॉमन क्या चीज़ है? ये छत है, रूफ है, या नीचे वाले साइड से देखो तो सीलिंग है। सही है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? कॉमन है। ये छत जो है, ये रूफ जो है, ये कॉमन है दोनों फ्लोर्स के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप माइंड में रखो, आपको लफ्ज़ कॉमन बेस की समझ आ जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बाइसेक्ट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 4 मीटर्स, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ बाइसेक्ट कर दो, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल एग्जैक्टली इसके दरमियान में से, मिडल में से आप इसको काट दोगे और इसके दो हिस्से बना दोगे सच दैट दोनों आपस में लेंथ में इक्वल होंगे। ये भी 2 मीटर्स, ये भी 2 मीटर्स। तो इसका क्या मतलब होता है बाइसेक्शन का? डिवीजन इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ये दो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट को। कहता है इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन बेस बी सी। अब देखो, ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस इसने लिखे हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, और फिर दूसरी ट्राइंगल के लिए पहले डी फिर सी फिर बी। ये तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर लेक्चर में बताता हूँ मैं कि आप अगर इसको फोल्ड करो, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन बी सी है ना, इसको आप समझो वो छत है, या यहाँ पे आप स्केल रख के इस पेपर को फोल्ड कर दो, तो इसका जो वर्टेक्स ए है वो डी के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। और सी और बी तो ऑलरेडी कोइंसाइडेड है, आपस में ओवरलैपिंग है। तो ये करस्पॉन्डेंस आपने लिए इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। फिर कहता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है? ये दोनों एक कॉमन बेस को शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? बेस है। उस बेस को बुक वाले ने नाम भी दे दिया कि वो बी सी है, ठीक है। तो आपने बी सी यूज करना है। कहते हैं इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन बेस बी सी, ये किसी कॉमन बेस बी सी की ऑपोजिट साइड्स पर हो, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इसकी ऊपर वाली साइड पे, ट्राइंगल डी सी बी इसके नीचे वाली साइड पे, बिल्कुल वैसी जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी थी, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है सच दैट ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आप क्या करो, ये जो वर्टेक्स ए है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, ठीक है। एक परपेंडिकुलर गिराओ बेस बी सी के ऊपर, और उसको नाम दे दो, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आके बी सी को टच करेगा उसको नाम दे दो एल। तो ए एल क्या चीज़ हो गई? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सिमिलरली ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब पॉइंट डी से आपने परपेंडिकुलर इरेक्ट करना है या खड़ा करना है इस लाइन बी सी के ऊपर, ठीक है, और ये टच करेगा इस लाइन बी सी को पॉइंट एम के ऊपर। तो इस दूसरे वाले परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो गई? डी एम। तीसरी बात करते हैं एंड ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम, यानी कि ये जो दो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए ये लेंथ में आपस में इक्वल हो, ठीक है। अगर ये जो ए एल है इसकी लेंथ 10 मीटर्स है तो डी एम की लेंथ भी 10 मीटर्स होनी चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं ये सारी चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो, ये सारी चीज़ें आप बना लो, तो फिर क्या होगा? ये जो लाइन होगी ना ए और डी को ज्वाइन कर रही होगी, लाइन ए डी, ये बाइसेक्ट हो जाएगी। और इसको बाइसेक्ट कौन करेगा? ये कॉमन बेस बी सी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देन बी सी बाइसेक्ट्स ए डी। बी सी जो है इस ए डी को बाइसेक्ट करेगी, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर ये ए डी जो है 4 सेंटीमीटर्स हो तो ये ए एन 2 हो जाएगा और एन डी भी 2 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। अब देखो, स्टेप नंबर 1 के ऊपर हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब इसमें से हमने गिवन को सेपरेट करना है और टू प्रूव को सेपरेट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ के बाद और देन से पहले
जो सी चीज़ होती है वो आपकी क्या होती है, गिवन की हेडिंग के अंदर आती है, सही है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें आपने गिवन में लिख देनी है। तो हम लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन बेस बी सी। ये उसने हमें बताया था, उसको हमने जस्ट कॉपी कर दिया। सच दैट ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए एल है ये परपेंडिकुलर है बी सी के, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। और डी एम परपेंडिकुलर है बी सी के, उसको भी हमने लिख दिया। सिमिलरली ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम, उसको भी लिख दिया। ये जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपने। एंड ए डी इज कट बाय बी सी एट एन। अब देखो हमने प्रूव करना है कि इसको बाइसेक्ट करता है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि ए डी ने कट किया, सॉरी बी सी ने कट किया ए डी को पॉइंट एन के ऊपर, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बाइसेक्शन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, हमने किसका वर्ड यूज़ किया, कट का। कट तो कहीं से भी हम कर सकते हैं उसको। गिवन हो गया। फिर प्रूव के बारे में मैंने टू प्रूव के बारे में आपको बताया था कि जो सी चीज़ लफ्ज़ देन के बाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो टू प्रूव में लिखनी होती है आपने, सही है। अब देखो देन के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी सी बाइसेक्ट्स ए डी। आपने प्रूव करना है कि बी सी बाइसेक्ट करती है ए डी को, ठीक है। तो अगर बी सी बाइसेक्ट करती है ए डी को तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। इन शॉर्ट आपने प्रूव करना है कि ये जो दो न्यू पार्ट्स बने हैं ए एन और एन डी, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसकी लंबाई या इसकी लेंथ आपने इसकी लेंथ के इक्वल प्रूव करनी है। तो ये हमने लिख दिया टू प्रूव ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एन। अब देखो ये था हमारा स्टेप नंबर 1, हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया, सही है। और फिर हमने क्या किया, गिवन को सेपरेट किया, फिर टू प्रूव को सेपरेट किया, सही है। उसके बाद हम अभी आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। स्टेप नंबर 2, हमने प्लान बनाना है कि इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो सामने देखो डायग्राम में आपको दो काफ़ी सारी बल्कि ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इससे पहले आप कुछ थ्योरम्स पढ़ चुके हो जिसमें एस ए एस पोस्टुलेट था, एस ए थ्योरम था, ए एस ए थ्योरम था और उनकी कॉरोलरीज वगैरह थी, ठीक है। तो अब उनमें से किसी को हमने यूज़ करना है। जब ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं तो अब देखो यहाँ पे मुझे ये भी ट्राइंगल नज़र आ रही है ए एल एन, और एक नज़र आ रही है एन एम डी। इतनी ज़्यादा ट्राइंगल्स थी, मैंने इनको क्यों कंसिडर किया कि मैं ए एन को एन डी के इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो ये कौन सी ट्राइंगल में आती हैं, ये इसी ट्राइंगल में आ रही है ए एल एन में और एन डी एम में, इसलिए मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लिया। अब मेरे जहन में क्या है, टारगेट क्या है मेरा, मैं अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको प्रूव कर दूंगा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, और मैं कहूँगा कि क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये देखो ए एन इसकी एक साइड है ना, एन डी इसकी एक साइड है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगी तो इनकी ये हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होंगे। तो ये मेरे माइंड में प्लान है, इस प्लान को मैं अभी इम्प्लीमेंट करूंगा, सही है। अब देखो प्रूफ की तरफ, इन ट्राइंगल ए एल एन वर्सेस ट्राइंगल डी एम एन, ये वाली और ये छोटी वाली ट्राइंगल्स, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने लगे हम कहते हैं ए एल जो है उसकी लेंथ बराबर है डी एम के, ठीक है। क्यों ए एल की लेंथ बराबर है डी एम के, क्यों है कि कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे जिनकी लेंथ्स इक्वल थी। फिर हम कहते हैं एंगल ए एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एम एन। ये वाला एल वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्रीज का है, ठीक है। और एम वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, 90 डिग्रीज का है, ये भी राइट एंगल है। और यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि दुनिया में जितने भी राइट एंगल्स होते हैं ना, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दुनिया में जितने भी 90 के एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसकी रीजन में लिख देंगे ईच एंगल इज राइट, मतलब ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये भी 90 वो भी 90, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि इक्वल मेजर, ठीक है। दो बातें हो गई। उसके बाद तीसरी बात हम करते हैं एंगल ए एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एन एम। ये वाला जो सा एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों,
अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये भी 30 डिग्रीज होगा, ये अगर 90 डिग्रीज है, सॉरी 45 डिग्रीज है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, आप देखो ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल्स हैं, सही है। तो वर्टिकल एंगल्स हमेशा, ये एक थ्योरम है कि वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकल एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सही है। अब देखो हमने क्या प्रूव कर दिया है, एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिए हमने। तो ये हमारे पास क्या आता है, SAA पोस्टुलेट। तो इसको यूज करके हम कहते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ALN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMN। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको अगर इसके ऊपर मैं रखूं, ओवरलैप करवाऊं, तो ये AN जो है ND के ऊपर गिरेगा। अब चूंकि ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो AN की लेंथ ND के इक्वल होगी। क्यों, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हेंस AN इज कॉन्ग्रुएंट टू DN। इसकी रीजन में लिखेंगे corresponding sides of congruent triangles are congruent, ठीक है। एक लफ्ज यहाँ पर मिसिंग हुआ है, congruent इधर आता है, कि corresponding sides of congruent triangles are congruent। तो इसको फाइनल एंड पे हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जी एक फिगर थी, उसने कहा कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DCB, इन दोनों को आप एक तरीके से जोड़ दो सच दैट इन दोनों में जो कॉमन साइड बने उसको कह दो कॉमन बेस BC। ये बन गई, ये सूरत हाल है। उसके बाद क्या करो, ये जो वर्टेक्स A है ना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सही है, और वर्टेक्स D था यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की तरफ आप एक बनाओ, तो ये सूरत हाल बन जाएगी। ये दोनों ऐसे होने चाहिए कि इनकी लेंथ्स इक्वल हो, ठीक है जी, ये हमने बना लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने A को D के साथ जोड़ दो, A को D के साथ जोड़ दिया। अब जब ये सारी कंडीशंस होंगी तो ये जो BC है ना कॉमन बेस, ये इस AD को बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अब हमने प्रूव करना है कि ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि AN कॉन्ग्रुएंट है ND के। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे, ऐसी ट्राइंगल्स जिनमें AN एक साइड के तौर पर एक्ट कर रही हो, ठीक है। सिमिलरली एक और ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसमें ND भी उसकी साइड के तौर पे काम कर रही हो, ठीक है। तो हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, ALN और NMD, सही है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं हम। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, SAA पोस्टुलेट को यूज करके, ठीक है। आपको पता था कि इसकी लेंथ इसके बराबर है कंस्ट्रक्शन में, ओके। फिर ये एंगल वर्टेक्स L के ऊपर बनने वाला वर्टेक्स M के एंगल के बराबर है, क्यों कि दोनों राइट एंगल्स हैं। फिर हमने कहा N जो है ANL वो कॉन्ग्रुएंट है MND के, क्यों कि दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। तो SAA पोस्टुलेट को यूज करके हमने बोल दिया, हमने कंफर्म कर दिया कि ये और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो AN के करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, ND, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, और यही हमारा गोल था।